नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पंच पाठशाला में। तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इन सब के बारे में पूरे विस्तार से हम लोगों ने जाना था। और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को हमारे देख सकते हैं और हम उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मुख्य हिमालय के जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी चोटियां हैं, और उसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। महान हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य है आपको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। अब से मैं दोस्तों अपने टीचिंग स्किल में थोड़ा सा बदलाव किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं ऐसे लिखता था ना तो थोड़ा समय लग जाता था। इसीलिए मैं क्या किया हूँ कि अब पहले से ही आपको तथ्यों को यहाँ पर लिख दूंगा और मैप के माध्यम से मैं आपको यहाँ बगल में समझा दूंगा, ठीक है, ताकि समय भी कम लगे और वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या है कि उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश कहने का अर्थ है कि ये उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। साथियों, जब हम लोग ये मुख्य हिमालय की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि इन तीनों श्रेणियों के हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय कहते हैं। इन तीनों हिमालय के विस्तार को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय कहते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सामान्य परिचय इसका जान लेते हैं कि ये क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके तीनों विस्तार को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इन तीनों को क्या कहते हैं, तो मुख्य हिमालय कहते हैं। साथियों, इसका विस्तार जो है सिंधु गोर्ज से ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक है। अब आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि गोर्ज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो गोर्ज होता है, जो नदियों द्वारा बनाया गया भी आकार का आकृति है, उसको गोर्ज कहते हैं। देखिए, यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ एक मानसरोवर झील पड़ता है, ठीक है। मानसरोवर क्या पड़ता है, झील पड़ता है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी जो है वो क्या है, सिंधु है, ऐसे करके, और इस तरीके से पश्चिम की ओर जाती है। और एक नदी जो है वो ऐसे पूरब की ओर जाते हुए इधर जाकर बांग्लादेश में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। आपको मैंने कल समझाया था कि यहाँ पर क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसको कि इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं कैलाश है, ठीक है। देखिए, यहाँ से ये जो तीनों लाइनें हैं ना, ये जो है, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसको भी ट्रांस हिमालय के, कैलाश को भी ट्रांस हिमालय में रखते हैं। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंडो सांगपो गेस्चर लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये किस लाइन से जो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय अलग होते हैं, तो आप याद रखिएगा, इंडो सांगपो गेस्चर लाइन, ठीक है, गेस्चर लाइन, ठीक है, इंडो सांगपो गेस्चर लाइन, या फिर इसको हिंज रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हिंज रेखा। आप याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से जो लाइन अलग करती है उसको हम लोग कहते हैं इंडो सांगपो गेस्चर लाइन, या फिर हिंज रेखा से दोनों अलग होती है, ठीक है। तो ये रही हमारी बेसिक बात। गोर्ज समझ गए, जो भी आकार, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब नदियाँ आएंगी ना, तो नदियाँ ऐसे जब कटेंगी तो ऐसे भी आकार बनाएंगी। तो यहाँ भी सिंधु गोर्ज है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र गोर्ज है। तो इसका विस्तार जो है, ये सिंधु गोर्ज से लेकर ये कहाँ तक है, ये ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक है, ठीक है। तो गोर्ज समझ के क्या होता है, नदियों द्वारा बनाया गया भी आकार की आकृति को हम लोग गोर्ज कहते हैं, ठीक है साथियों। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसकी चोटियां कहां से कहां तक। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पर्वत पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत पड़ती है, ठीक है।
और यहाँ पर एक नामचा बरवा पर्वत पड़ेगी जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार जो है नंगा पर्वत से कहाँ तक पड़ता है, नामचा बरवा आंध्र प्रदेश तक, ठीक है। तो यह है आपका नंगा पर्वत से नामचा बरवा। जब हम आकार की बात करते हैं तो ये चाप आकार की है, देख रहे होंगे इस तरह से क्या जा रहा है, ये चाप आकार का है। कैसा है ये आपका, ये चाप आकार का है, या फिर इसी को हम लोग धनुष आकार भी कहते हैं। धनुष देखे ना, धनुष, ठीक है, इसको धनुष आकार का कहते हैं, या फिर तलवार जैसा है, देख रहे हैं ये तलवार जैसा। ये मुख्य हिमालय का जो विस्तार है वो कैसा है, तलवार जैसा है, ठीक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आपको पता है कि ये देशांतर कहलाता है। खड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी लाइन को यहाँ से यहाँ तक हम लोग देशांतर कहते हैं। तो देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 74 डिग्री पूर्व से कितना है, 74 डिग्री पूर्व से आपका 96 डिग्री तक पड़ेगा, ठीक है, 96 डिग्री पूर्व तक पड़ता है, ठीक है। टोटल 22 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस होगा, 22 किलोमीटर पूर्वी देशांतर, ठीक है, इसको देशांतर हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब आइए कुल लंबाई जो इसका यहाँ से यहाँ तक का कुल लंबाई है, ठीक है, इसका कुल लंबाई जो है ना, लंबाई, वो कुल लंबाई आपका 2500 किलोमीटर का है, जो कि भारत में अगर पूछे, ठीक है, जो कि भारत में आपको पूछे तो भारत में कितना है, 2400 किलोमीटर, और कुल लंबाई जो है आपका 2500 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल 2500 किलोमीटर। कुछ आपका इधर पाकिस्तान साइड पड़ जाता है, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है, कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। तो यहाँ से जो शिवालिक हिमालय से लेकर ये मुख्य हिमालय तक की जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर एवरेज से 400 किलोमीटर एवरेज तक आपका चौड़ाई है, ठीक है। 160 किलोमीटर औसत चौड़ाई है और 140 किलोमीटर तक, सॉरी 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुल औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी लगभग औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, ठीक है, 6100 मीटर की इसकी क्या है, ऊंचाई है 6100 मीटर। अगर हम महान हिमालय की सिर्फ बात करें, ये जो ऊपर वाली हिमालय है इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, इसको हम लोग महान, इसको हम लोग लघु, जो नीचे वाला है इसको क्या कहते हैं, लघु हिमालय, ठीक है, इसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। और ये नीचे वाले को शिवालिक या बाहरी हिमालय या वाम हिमालय कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप हमारी वीडियो को डेली देख रहे हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो 6100 मीटर है। अब ये कहाँ से किस दिशा में इसका विस्तार है, इसका डायरेक्शन हम जब देखते हैं तो इसका डायरेक्शन जो है आपका उत्तर पश्चिम से, देखिए ऐसे है, ये जो लाइन है ना ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे है, देखिए इस तरीके से जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये कौन सा दिशा है, उत्तर, और ये कौन सा दिशा है, पश्चिम, ये कौन सा दिशा है, दक्षिण, और ये है पूरब, ठीक है। तो इसका दिशा जो होगा उत्तर पश्चिम से पूरब और दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है साथियों। इतना हम लोग एक सामान्य परिचय हम लोग समझ गए मुख्य हिमालय के बारे में। फिर उसके बाद हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं महान हिमालय के बारे में, पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर, चलिए समझते हैं महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझा है। तो आप जब यहाँ से देख रहे होंगे ये जो चाप आकार का बना हुआ जो विस्तार है वो क्या है, महान हिमालय का विस्तार है। ये जो आपको ऐसे, ये जो ऊपर वाला है महान हिमालय है, ठीक है, इसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, इसको हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, और इसको हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है साथियों। ये क्या है, ये शिवालिक हिमालय है। तो इन तीनों के बारे में मैंने पिछले
स्लाइड में मैंने आपको बताया और समझाया है, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। इसका क्या नाम है? नंगा पर्वत। साथियों ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये आपको मैंने कल ही बताया था कि ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये जो केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन या फिर गौरीनंदा जो भी इसको हम लोग कहते हैं, इसको ये आपका महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आएगा साथियों, ठीक है। साथियों ये जो तीनों विस्तार है इसको मुख्य रूप से, जैसे मैंने पीछे बताया, इसको क्या कहते हैं? मुख्य हिमालय कहते हैं, और इसको हम लोग ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। तो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा जो चोटी होगा वो कौन सा होगा? केटू होगा, जो कि भारत का दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ा चोटी है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। साथियों उसके बारे में हम लोग कल ही समझ लिए, आज हम लोग समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये महान हिमालय पर जो अवस्थित चोटियां हैं वो कौन कौन सी चोटियां हैं, तो आप देख पाइएगा यहाँ से, इस अवस्थिति को आप देख पा रहे होंगे। तो ये है नंगा पर्वत। साथियों ये क्या है? ये आपका नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पड़ेगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा तक महान हिमालय का विस्तार है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ये नंदा देवी, नंदा देवी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंदा देवी क्या है? नंदा देवी चोटी है जो कि ये उत्तराखंड के अंतर्गत आएगी, ठीक है। ये उत्तराखंड में नंदा देवी पड़ेगा और वो महान हिमालय पर अवस्थित है। उसके बाद नेपाल में 3 चोटियाँ पड़ेंगी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट और मकालू चोटी, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। साथियों हम यहाँ पर जब कंचनजंगा की बात करते हैं जो कि 8598 मीटर की चोटी है, तो यही वो चोटी है जो कि पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों आप याद रखिएगा कि भारत का पूर्ण रूप से सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कौन सा है? तो कंचनजंगा चोटी है, ठीक है, जो कि सिक्किम में पड़ता है और 8598 मीटर की ये चोटी है, ठीक है। और यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो 7750 मीटर की जो चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है। इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। साथियों इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लिया। अब समझते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर समझी, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। तो देखिए साथियों मैंने लिखा है आपको कि जो महान हिमालय है, ये जो महान हिमालय है इसको कुछ अन्य नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। और वो अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो वो अन्य नाम आपका बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, हिमानी या केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कभी आपसे अगर इस तरीके का कुछ भी लिख दे तो आपको समझना क्या है कि ये जो ऊपर वाली जो धनुष आकार का जो विस्तार है मुख्य हिमालय का, वो इसी के बारे में कह रहे हैं। हिमाद्री, हिमानी, बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, जो भी आपको एग्जाम में इस तरीके का लिख कर है तो उसी पर, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिमाद्री विस्तार पर स्थित इनमें से कौन सी चोटी है, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा और आपसे इसमें से पूछेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हिमाद्री कहते किसको है, ठीक है। अब आइए नंगा पर्वत उत्तराखंड में आप देख ही लिए, ठीक है। उसके बाद है धौलागिरी जो कि नेपाल में है। अगला पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट। थोड़ा सा हम माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर अनेकों लोगों ने कई बार फतेह हासिल किया, कई बार लोगों ने उस पर चढ़ाई किया, ठीक है। तो हम सब लोगों के बारे में नहीं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कब और कौन कौन से लोग हैं जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफल रहे हैं, ठीक है। साथियों जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये विश्व का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जो कि मुख्य हिमालय के महान हिमालय के विस्तार पर क्या है? अवस्थित है, ठीक है।
मुख्य हिमालय जो 3 हिमालय हैं उनके महान हिमालय पर अवस्थित है। और ये क्या है, नेपाल में। तो नेपाल में अवस्थित जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सर्वोच्च चोटी है साथियों। इसका जो पुराना नाम है माउंट 15 है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था माउंट 15। साथियों इसको नेपाल में जो नाम दिया जाता है इसको सागरमाथा नाम दिया जाता है। नेपाल में क्या नाम दिया जाता है, तो सागरमाथा नाम दिया जाता है। चीन में इसका नाम है चोमोलुंगमा, ठीक है। चीन में इसका नाम है चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का जो मतलब होता है वो होता है पर्वतों की रानी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों के रानी। देखिए लाइट चला गया लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा। साथियों जब मैं यहाँ पर पर्वतों की रानी कह रहा हूँ तो आप मुझे यह बताइएगा कि सतपुड़ा की रानी किस पर्वत को कहते हैं, ठीक है साथियों। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि पहली बार इस पर चढ़ने में सफल रहे हैं, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे हैं। सबसे पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल व्यक्ति रहे उनका नाम है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो है ये हमारे नेपाल के थे और ये शेरपा जनजाति के थे। आपको पता है कि इन्होंने ही भारत का सबसे पहली बार झंडा जो है वो माउंट एवरेस्ट पर फहराया था। ये नेपाल का झंडा और भारत का झंडा दोनों लेकर वहाँ पर गए थे और दोनों झंडा को इन्होंने वहाँ पर फहराया था, ठीक है। विश्व में जो प्रथम महिला अगर आपसे कभी पूछ दे तो वो प्रथम महिला हैं तेंजिंग नोर्गे, जो कि 16 मई 1975 को क्या करती हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहती हैं। इनका अगर डेट पूछ दे तो 29 मई 1953 में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो यही हैं। इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का खोज किया था, ठीक है साथियों। मतलब रास्ते का खोज किया था, सबसे पहले इन्होंने ही चढ़ा था, रास्ता भी इन्होंने ही खोज किया होगा। जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में 23 मई 1984 को एक बहादुर महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहती हैं। हालांकि इनका जो बचपन से ही जो लक्षण था ना वो हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ने का था, ठीक है। बचपन में ये पठारों पर क्या करती थी, चढ़ती थी, ठीक। एक बार तो इनके साथ ऐसा हुआ था कि इतने मतलब ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी गई, छोटी थी, ठीक है। और इन्होंने वहाँ पर रात हो गया, ठीक है। और रात हो गया तो घर वाले ढूंढने लगे, उतर नहीं पाई, ठीक है। लेकिन कैसे कैसे करके फिर मतलब रात भर कहा जाता है कि रात भर वहीं पर रही हैं, ठीक है। लेकिन बहुत डर गई थी, छोटी 13 साल की थी सिर्फ, ठीक है। तो वो कहानी अगर अगले मैं कभी वीडियो में पूरे इनका जो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में मैं आपको कभी बता दूंगा, ठीक है। ये जो बहादुर महिला हैं उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि 21 मई 2013 को क्या करती हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती हैं। वो क्यों इनको बहादुर कहा जाए, क्योंकि ये दिव्यांग होते हुए भी क्या की कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही। साथियों ये बास्केटबॉल प्लेयर थी और किसी घटना में इनका ये दिव्यांग हो गई थी, ठीक है साथियों। इनका एक बुक है, ठीक है। उन बुक का नाम है बॉर्न अगेन द माउंटेन। उस बुक का क्या नाम है, बॉर्न अगेन द माउंटेन। तो साथियों ये महान हिमालय से संबंधित कुछ तथ्य रहे जो कि आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप देखिएगा कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो आप यहाँ पर अवस्थितियाँ देख रहे होंगे कि धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। ये सब चोटियाँ, ये जो कंचनजंगा है वो कहाँ है, तो यहाँ पर अवस्थितियाँ देख रहे होंगे कि सिक्किम में है, ठीक है, जो कि भारत का सर्वोच्च चोटी है पूर्ण रूप से। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा है तो लोग इसको K2 मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर K2 को रख दिया है, ठीक है। K2 पूर्ण रूप से नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ से जब आप इस लाइन को देखिएगा ना तो ये LAC लाइन है, ठीक है, लाइट आ गया, ये LAC लाइन है, सॉरी ये LOC लाइन है और ये LAC लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, अगर आप उस हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, ठीक है। मैंने जितने तथ्य आपको यहाँ पर समझाए हैं ना वो सारे के सारे आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेंगे साथियों, ठीक है। आप अपने दोस्तों को, मित्र को ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को बढ़ाने में आप हमारी सहयोग कीजिए ताकि मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी तथ्य हैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। और मैं सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे ही पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पिछले जो वीडियो देखे होंगे मैं आपको ऐसे लिख कर पढ़ाता था, ठीक है साथियों, तो उसमें लगता था मुझे कि मतलब लिखने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं अब लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखिए मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, तो जब मैं बोलूँगा ना आपको तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अवस्थितियाँ समझा दूंगा तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल सारे GS का पोर्शन को मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आपका सहयोग और साथ रहेगा तो इस बोर्ड को भी चेंज किया जाएगा और इस बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की ओर चला जाएगा, लेकिन उसमें आपका सहयोग है। हमारे पास रिसोर्सेस कम है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए और जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तथ्य हैं मैं आपको रखूँगा। अब मैं जैसा कि आपको बताया था कि हिस्ट्री को चालू करूँगा, हिस्ट्री को शुरुआत करूँगा, बिहार दरोगा और आपके टीचर का एग्ज़ाम और बहुत सारे बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें हिस्ट्री और जो GS के सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मध्यकालीन हिस्ट्री को शुरुआत किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है मध्यकालीन हिस्ट्री से ही प्रॉब्लम होती है। और पिछले जो टीचर का एग्ज़ाम था 9-10 में या फिर 6 to 8 में मध्यकालीन हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए थे, इसलिए पहले मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में और आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।